आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अखंड भारत पॉसिबल है क्योंकि अखंड अमेरिका, अखंड भारत, अखंड रशिया, अखंड चाइना, अखंड यूनिवर्स, अखंड दुनिया, अखंड सूरज, अखंड स्टडी ग्लोस, सब अखंड की बात कर रहे हैं। नाम ही अखंड रख लेना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन बात यह है कि अमेरिका ने इस राग को पकड़ लिया है। अब देखिए, भारत में अखंड भारत, ऑल दो भारत एक रिविजनिस्ट देश है, मतलब नॉन रिविजनिस्ट देश है। मतलब भारत को पूरी दुनिया इसीलिए सपोर्ट करती है क्योंकि भारत कहता है हम अपने कभी बॉर्डर चेंज नहीं करेंगे। अजीब पैराडॉक्स है, एक तरफ हम अखंड भारत की बात करते हैं जिसमें पूरी दुनिया ही आ गई, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं, नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम अपने बॉर्डर्स रिवाइज नहीं करने वाले। इसीलिए पूरी दुनिया, जहां रशिया, चाइना, पाकिस्तान भी कहता है कि हम अपने बॉर्डर्स का विस्तार करेंगे, भारत इस पक्ष में कभी नहीं रहता है। शायद पूरी दुनिया में इकलौता देश है जो ये कहता है, क्योंकि भारत का ये स्टैंड रहता है ना कि भैया सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलो, है ना। बहुत अच्छा स्लोगन है ये, सबका साथ। आप किसको, नरेंद्र मोदी से किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, लेकिन सबको लेके चलना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे अखंड अमेरिका आ गया। तो अब पहले तो हम इसको देखेंगे और इसके कंटेक्स्ट में पूरी दुनिया को देखेंगे। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैनिफेस्टेशन, आप इतनी शिद्दत से कोई चीज चाहो कि सारी कायनात लग जाए आपको दिलाने में, वो ये होता कैसे है। ये 10 टॉपिक्स हैं जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। किंजल मैम ने बड़ी मेहनत की है इस पे, और आपको बताएंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करें आखिरकार वो आप तक कैसे पहुंचे। तो मात्र 400 रुपए का कोर्स है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 जनवरी को प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब ये बड़ी डेंजरस होने वाली है क्योंकि इस बार टैरिफ बैरियर नहीं है, सीधे बोल रहे हैं हम टैरिफ वॉर शुरू कर देंगे, हम युद्ध शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गजब की स्टेटमेंट्स दी हैं और ये डराने वाली है पूरी दुनिया के लिए। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा है हमारा, यानी कि अखंड अमेरिका बन के रहेगा। इस बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, एक्सपैंड अमेरिका एंड देन मेक अमेरिका अखंड। अखंड अमेरिका बनाने की जरूरत है। तो 51st स्टेट बनेगा हमारा कनाडा, जो कि अमेरिका के ही ऊपर आता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। और जस्टिन ट्रूडो की हालत पतली हो गई। जस्टिन ट्रूडो चले गए, बोला कि ऐसा कैसे बेटा, हम तुमको कब्जे में अपने कर लेंगे, है ना। ये सब क्या बकवास है। लेकिन देखिए, हम सबको पता है कि अंकल सैम जो बोलेंगे उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अमेरिका जो बोलेगा उसका मीनिंग बहुत, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी यार बड़ी डेंजरस की बात है। उसके बाद अमेरिका कहता है कि भैया ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे। फिर अमेरिका कहता है कि पनामा कैनल हमारा है, पनामा, अभी डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि पनामा कैनाल को भी ले लो। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम ही बदल देंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका रख दो। तो अजीब व गरीब स्टेटमेंट दी है। अब आप समझिए कि अगर अमेरिका ये बोल रहा है तो क्या इसमें, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बोल रहे हैं तो क्या इसमें सच्चाई है। देखिए, आज के ज़माने में आप बाउंड्री एक्सपेंशन तभी कर सकते हो जब आप दूसरे देशों को खरीद लो या फिर दूसरे देशों से देशों को हरा दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्रांस ने लुजियाना दिया, ठीक है ना, लगभग $8.5 मिलियन की डील थी उस समय, 1868 की हम बात कर रहे हैं, 1803 में बात कर रहे हैं, सॉरी 15 बिलियन की डील थी। अलास्का दिया रशिया ने अमेरिका को $8.5 मिलियन की डील पे, डॉलर की डील पे, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका का अगर आप इतिहास देखो तो अमेरिका कैसे बना है, अमेरिका है किसका, पहले ये समझो, फिर अखंडता पे आएंगे अमेरिका की। पहली बात, अमेरिका बहुत ही छोटा सा था, अमेरिका कुछ था ही नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ढूंढने निकले थे क्योंकि उस समय इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट था। सारे यूरोपियन नेशन भारत जा रहे थे, तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकल गए। स्पेन ने बोला ढूंढ के आओ यार, बोला ओके, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। अब उनको एक बहुत बड़ा लैंडमास मिला, उस समय कार्टोग्राफर्स मैप ऐसा था नहीं कुछ, तो ये बोला यही अमेरिका है। तो वहां के लोगों को रेड इंडियंस बोलना जाने लगा। एक्चुअल में आज अमेरिका में आपको जो गोरे लोग दिख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां पे भी गोरे लोग दिख रहे हैं वो यूरोपियंस हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहां पे अमेरिका घुस गया, तो बेसिकली ये इतना बड़ा लैंडमास, यहां पे बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स थी, ये मूल निवासियों का था। आप एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़िएगा, उसमें अमेरिका ने इतना ज्यादा इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। आज ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, कल ही मैं रॉबिन उथप्पा का इंटरव्यू सुन रहा था, बताता ऑस्ट्रेलिया वाला वेरी डोमिनेटिंग। पता ऑस्ट्रेलिया कैसे बना था, क्रिमिनल्स को, जो छटे हुए अपराधी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भेजे गए थे, ब्रिटिश ने उनको भेजा था, और ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड हुआ है वहां पे। उन्होंने कितने ही मूल निवासियों की लाशें बिछा दी थी। अमेरिका में भी यही हुआ था।
अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। उसने पहले अफ्रीका गया, वहां पे लोगों को मारा, उसके बाद फिर ये इधर आया, यहां पे लोगों को मारा, और इसने क्या किया, जमीनें लेनी शुरू कर दी। फिर 16th-17th सेंचुरी आते आते 1635 के आसपास 13 कॉलोनीज बनाई गई थी। ब्रिटिश ने छोटी छोटी 13 कॉलोनीज बनाई। अब क्या हुआ वहां पे, क्योंकि यूरोप था और ब्रिटिश में थोड़ा सा, अमेरिका में ज्योग्राफी अमेरिका की ऐसी थी ना कि यहां पे काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट दिखा, ठीक है ना। स्लेव ट्रेड भी शुरू हो गया प्रोस्पेक्ट की वजह से कि भाई अमेरिका में तो बहुत जबरदस्त खेती हो सकती है, लेकिन खेती के लिए हमको आदमी चाहिए। तो अफ्रीका में तो कॉलोनिज्म है ही है, मतलब सारी यूरोप, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका पूरे अफ्रीका को यूरोप ने बांट रखा है। कोई स्पेन ने कुछ ले रखा है, कुछ इटली ने रखा है, कुछ ब्रिटिशर ने ले रखा है ना, कुछ पुर्तगाल ने ले रखा है, ऐसे सबको बांट ही रखा है। तो वहां से लोगों को ट्रांसपोर्ट करके यहां पे लेके और स्लेवरी करवाओ सबसे। अब स्लेवरी क्यों, कॉटन कल्टीवेशन, क्योंकि पूरी दुनिया में अच्छे कपड़ों की मांग है ना। शुगर बनाओ, साउथ अमेरिका में शुगर, चॉकलेट्स, टोबैको, ये सब इनके लिए ये मेहनत चाहिए ना, उस समय मशीन्स नहीं थी, तो इन सबको पकड़ के लेके आओ। तो स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। लेकिन फिर अमेरिका में ये देखा जाने लगा कि वहां पे कुछ बुद्धिजीवी, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, जॉर्ज वॉशिंगटन हो गए, बड़े बड़े लोग जो है वो ये देखने लगे कि भाई यहां से टैक्स जा रहा है वही ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्रिटेन में, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, चाय पे टैक्स लगाया जाता है। दिमाग खराब हो गया। बॉस्टन टी पार्टी होती है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, 100 साल बाद अमेरिका, ब्रिटेन जब अमेरिका ने 13 कॉलोनीज बनाई थी, उससे लगभग 100-150 साल बाद अमेरिका ने विद्रोह कर दिया। वहां के ही यूरोपियंस ने कुछ यूरोपियन से विद्रोह कर दिया और एक नया देश बना लिया। आप समझ रहे हो। तो 1787 आते आते अमेरिका आजाद हो गया, एक नया संविधान बन गया। और भाई 1796 के आसपास हम ये देखते कि अमेरिका को पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन मिला, और जॉर्ज वॉशिंगटन एक बहुत बड़े जनरल थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब उसके बाद अमेरिका के पास वही ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी, बस अमेरिका आजाद हो गया था। फिर अमेरिका ने धीमे धीमे जो है वो विस्तार किया। फ्रांस के पास लुजियाना था, अमेरिका ने लुजियाना को खरीद लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो देखिए क्या हुआ कि अमेरिका में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि वहां के लोग बड़ी मेहनती थे और गोरे तो थे, तो स्लेवरी वहां ऑलरेडी हो रही थी। तो स्लेवरी को लेकर वहां पे ये था कि भाई कुछ भी बंद कर देंगे, गुलामी प्रथा नहीं बंद करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को आसान बनाता है और अमेरिका को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं वो था कि अमेरिका का विस्तार कैसे करें। अब अमेरिका का विस्तार करने के लिए आपको चाहिए जमीनें, तो लुजियाना खरीदा फ्रांस से। दो चीजें यहां पे, तीन चीजें बेसिकली अमेरिका ने की। पहली चीज ये की कि यहां पे जो खरीद सकते थे वो खरीद लिया, जैसे 1830 में लुजियाना, उसके बाद अलास्का खरीद लिया रशिया से $8.5 मिलियन में, 15 बिलियन में लुजियाना खरीदा। अलास्का एक बहुत बड़ा लैंड मास है, और बाद में वहां पे तेल, गोल्ड सब मिल गया। तो रशिया ने बोला यार हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि देखिए जार वार रशिया के बड़े लालची लोग थे, इन सब मैंने कुछ खास किया नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका के स्टेट्स बढ़ने लगे, अमेरिका का एरिया बढ़ने लगा। दूसरा अमेरिका ने यह किया कि वहां के जो मूल निवासियों के पास थी ना, वो उनके पास काफी अच्छी खासी जमीनें थी, बहुत जमीनें उनके पास थी। वो ट्राइब्स थे, सदियों से रह रहे थे, वो पढ़े लिखे थे नहीं। अमेरिका ने दो चीजें अपनाई, एक तो ट्रीटी, अनइक्वल ट्रीटीज ढेरों साइन की, ढेरों अनइक्वल ट्रीटी साइन की। आज जो अमेरिका में नॉर्थ का पार्ट आपको दिख रहा है, कुछ साउथ का पार्ट, बहुत सारी ट्राइबल एरिया था, तो बहुत ट्रीटी साइन की। अब वो पढ़े लिखे थे नहीं, जिन्होंने विद्रोह किया उनको अमेरिका ने कबाल। और दूसरा लड़ाई से और अनइक्वल ट्रीटी साइन कर करके अमेरिका ने इनकी जमीनें हथिया ली, मूल निवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया और कितनों को मार दिया, कितनों को फांसी लटका दिया। ये आप पढ़ेंगे ना, अमेरिका का काला इतिहास बहुत डेंजरस है। तीसरा पॉइंट, उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने वॉर लड़े, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मेक्सिको के पास, आपको पता है आज अमेरिका का 50% एरिया मेक्सिको का था। 1846 में लेकर 1848 तक मेक्सिको उतना ताकतवर नहीं था, अमेरिका ने बहुत ताकत बना ली अपने पास। अमेरिका ने मेक्सिको के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और जो आज पूरा टेक्सास का एरिया है, जो हॉलीवुड है ना, कैलिफोर्निया का पूरा एरिया, लॉस एंजलिस का पूरा एरिया है, वो अमेरिका ने पूरा मेक्सिको से छीना है। मेक्सिको से पूरा एरिया छीन लिया, और बाद में मेक्सिको को $15 मिलियन और देने पड़े कि हमने बहुत ज्यादा कोई युद्ध में नुकसान किया। भाई जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ताकतवर था, मेक्सिको कुछ नहीं कर पाया। तो अब मान लीजिए कि ये मेक्सिको बोले कि भैया हमारा एरिया वापस करो, तुम हमसे बोल रहे हो कि हमको लोगे, लेकिन हम आज तुमसे बोल रहे हैं कि हमारा एरिया वापस करो। आलुतिक हो गया, यूपिक हो गया, तिंगित हो गया, हाइदिया हो गया, ये जितने भी एरिया थे ये सब अलास्का के थे, और बाकी जो लुजियाना में भी बड़े बड़े एरिया, और मेक्सिको की तो टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, कोलोराडो, एरिजोना, न्यू मेक्सिको, ये सब जितने भी बड़े बड़े, ये सब इस समय अमेरिका के पास है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है,
जैसे ही मेक्सिको अमेरिका के पास आया, यहां पे गोल्ड रश आ गया। मैंने सब पे लेक्चर ली सेपरेट। इतना सोना मिला, इतना सोना मिला कि भैया अमेरिका दी बल्ले बल्ले, अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई। इसी से अमेरिका बहुत अमीर बन गया। सोना ही सोना, तेल ही तेल, लेप, है ना। तो ये हिसाब किताब है। अब क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो तेजी से उसने एक्सपैंड किया, ठीक है। मेक्सिको से और ज्यादा जमीन खरीद ली। मेक्सिको छोटा सा होता गया तो अमेरिका डेवलपमेंट की राह पे चल गया। तो ये तो अमेरिका की बात हुई। तो ऐसे अखंड अमेरिका बना और आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन अमेरिका कहता है कनाडा भी अब हमारे पास आएगा। उस समय का जमाना और आज के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। उस समय चीजें हो सकती थी, आज इम्पॉसिबल है। ये तो बात हुई अमेरिका की। अखंड अमेरिका बनाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है। देखिए एक्सपेंशन कभी रुकता नहीं है। आज ये जमीन दे रहे हैं, क्यों कल वो और की जमान करेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ आप इसी बिसात पे चलते हुए, मतलब इसी पाथ पे चलते हुए भारत। भारत अखंड भारत रहा, बिल्कुल रहा। पूरा भारत जो है, भारत के कब्जे में सब कुछ था। इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी था भारत। उस समय भारत कोई एंटिटी नहीं था, पहली बात आप मान के चलिए। ये एरियाज थे, ये पूरा लैंडमास जो है वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया तक किंग शैलेंद्र, आज इंडोनेशिया में आपको रामायण महाभारत का पाठ होते हुए दिख जाएगा। श्रीलंका में भी बात कर लो आप, चोलास चेरास कितना दूर तक चले गए थे, 1000 सालों तक उन्होंने रूल किया है। अशोक जो है मौर्यन एम्पायर, देखिए उस समय मैप वैप थे नहीं, कैसे पता लगा, सिक्कों से पता लगता है कि ये सिक्के वहां पे भी यूज हो रहे थे। अगर करेंसी आपकी कहीं पे यूज हो रही है, इसका मतलब वो एरिया आपके पास है, ठीक है। अशोक के बनाए हुए सिक्के पूरा सेंट्रल एशिया में यूज हो रहे थे, यानी कि उनके पास रहा, ठीक है। मतलब सेंट्रल एशिया तक अशोक नहीं जा पाए, लेकिन हाँ अफगानिस्तान, गांधार, भाई महाभारत में गांधारी जो कौरवों की मां है वो गांधार से ही तो थी। अफगानिस्तान हमारा एरिया था, लेकिन मैंने क्या बताया भाई, देखिए भारत कोई ऐसा एंटिटी नहीं था उस समय, समझ रहे हो। अब आप लोगों को पता ही नहीं, इस्लामिक रूल भारत में कभी रहा ही नहीं, ये शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं बात। भाई इस्लामिक रूल अलग अलग एरिया बटे हुए थे, वो अपने में रूल करते थे। दो बार, दो तीन चार बार बस ऐसा, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आया, वो भी बहुत समय तक नहीं चला, ठीक है। फिर मुगल काल में औरंगजेब के समय आया, और अकबर के समय, अकबर के समय में भी भाई चित्तौड़ अलग था, बहुत सारे एरिया अलग ही रूल कर रहे थे। और औरंगजेब के में भी साउथ अलग था। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी साउथ में बिता दी, डेक्कन साइड, डेक्कन का गवर्नर, वो हमेशा परेशान रहा क्योंकि वो कभी जीत ही नहीं पाया। आप समझो इस बात को। लेकिन हम अखंड भारत की बात करते हैं। तो अब आप एक बात बताइए मेरी बात, भाई बंगाल बहुत बड़ा था, पाकिस्तान तो भारत का ही पार्ट था, वो तो जग जाहिर है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान आ जाता है, म्यांमार भी भाई आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये ब्रिटिश टाइम से, हम ब्रिटिश, जब ब्रिटिश आए तब से हम कह सकते हैं कि हाँ भारत ने शेप लिया। अब ब्रिटिश के पास 11 प्रोविंसेस थे, बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी। अब 1947 में भारत कैसा था, उससे पहले भारत कैसा था, अगर अखंड भारत को आपको देखना है तो उस शीशे से आप देख सकते हो। लेकिन क्या ये आज के समय पॉसिबल है? नहीं है। दो ही चीजें हैं, या तो आपको कोई बेच दे, भारत के कानून में भी, संविधान में भी यही लिखा है कि या तो आप, कोई दूसरा राज्य जो है वो आपके साथ कोई संधि कर ले, तब वो आपके साथ, स्टेट्स एंड इट्स पार्ट 2 में है ये, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि कोई देश आ जाए, या अगर आप लड़ाई कर लो, जीत लो आप। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ना ही अमेरिका ना ही भारत आज के समय लड़ाई करने वाला है। भारत का तो ऑफिशियल स्टैंड है कि हम अपने बॉर्डर चेंज नहीं करने वाले, आजादी के बाद जो भारत है वही है बस। बाकी अगर कोई आप अपने आप से आना चाहो तो आप आ जाओ। जैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज नहीं तो कल भारत के पास आ जाएगा। ये नहीं है कि भारत जीत नहीं सकता, बिल्कुल जीत सकता है, भारत लड़ाई कर लेगा। लेकिन लड़ाई से किसका भला हुआ है? दोनों तरफ से नुकसान होगा, है ना। आप पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हो। तो अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, और इसके और भी थोड़ा सा आप इधर चले जाओ, लेकिन अब कितना दूर आप जाओगे, कितने इतिहास में जाओगे, है ना। और इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा ये कहता है कि हम अपने बॉर्डर चेंज नहीं करने वाले। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपने बॉर्डर्स को चेंज नहीं करेंगे। और जैसा कि हमने बताया, आप लड़ोगे नहीं, लड़ सकते नहीं आप। पीओके कैसे आएगा? कश्मीर में भयानक डेवलपमेंट की वजह से अपने आप पीओके आ जाएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे विद्रोह होगा। अपने काम को इतना अच्छा करो कि अपने आप ही देश आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत का बहुत जबरदस्त तरीके से विस्तार होगा तो मुश्किल है। हाँ ये जरूर है कि देश ज्वाइन कर सकते हैं आगे जाके, ये हो सकता है, समझ गए। अब आज एक्चुअली में तो ये सब हो क्यों रहा है? एक्चुअली जब ये होना ही नहीं है तो ये सब
देखिए, रशिया और यूक्रेन, जैसे व्लादिमीर पुतिन अपने आप को जार बताते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया, वो जायज हमला था। सोवियत 1991 में टूट गया, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान से भी लोगों से पूछोगे ना कि भारत के पास आओगे, पाकिस्तान बोलेगा बिल्कुल आएंगे हम। सोवियत में भी ऐसे बहुत, अजरबैजान हो गए, जॉर्जिया हो गए, ये जो टोटल रशिया को मिलाकर 16 देश थे, 1991 में टूटा। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी भी रशिया के साथ आना चाहते हैं, ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन एक बड़ा सोवियत चाहते हैं, जैसे पहले था वैसे चाहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है आज के जमाने में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सोवियत के ही जो दो देश जो है, आर्मेनिया, अजरबैजान जो है, आपस में लड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं। तो यूक्रेन पे युद्ध क्यों किया? क्योंकि वो जरूरत थी। यूक्रेन नेटो 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 नगाना भी वही शूट हुआ है, तो वही कर रहा था वो, इसलिए यूक्रेन का मसला यहां पे फंसा। लेकिन क्या इसके बाद व्लादिमीर पुतिन आगे जाएंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई कब तक युद्ध, एक ही युद्ध भारी पड़ रहा है, अभी तक यूक्रेन के ज्यादा एरिया कब्जा नहीं पाए हैं। चाइना पे आ जाओ, अखंड चाइना, भाई ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, वहां के आइलैंड्स हमारे हैं, कोरिया हमारा है, और ताइवान हमारा है। उसमें ताइवान को अगर आप छोड़ दे तो चाइना किसी पे भी हेजुमनी जो है वो नहीं स्टैब्लिश करने वाला, क्योंकि उसको पता है कि नुकसान होगा। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से व्यापार से जुड़ी है। क्या आपको पता है ताइवान में चाइना के जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है? उसको पता है कि अगर हम यहां पे कब्जा करेंगे तो ताइवान के इन्वेस्टमेंट जाएंगे, मुश्किल होगा हमारे लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? बड़े बड़े देश कह रहे हैं एक्सपैंड। नेपाल कहता है कि भारत के कुछ एरिया हमारे, उत्तराखंड के एरिया हमारा है। नेपाल कहता है, नेपाल का ये मानना, अपने मैप को वो बार बार। चाइना तो कहता है अरुणाचल प्रदेश भी हमारा, उनकी अपने आप अपनी अखंडता चल रही है। लेकिन इसमें एस जयशंकर की बात समझनी है भाई, जिसकी, वही कह रहे हैं कि जिसके पास पोजीशन है वही मालिक है, कहने से कुछ नहीं होगा भाई, जो जमीन पे है वही है। अब तो अगर ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है, अखंड भारत, अखंड अमेरिका, अखंड रशिया, तो ये बोला क्यों जाता है? एक रीजन, ये आपको जोश दिलाने के लिए, एक लीडर की सत्ता बनाने के लिए, और पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, बस सिर्फ यही रीजन है। इन चीजों से हमको अच्छा लगता है, मजा आती है ना? इन चीजों से हमको बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए ये चीजें आपको बोली जाती है, बताई जाती है, ताकि आप खुश रहो और लीडर की ग्लोरी जो है वो चमकती रहे। लेकिन असलियत जानना इस समय के हिसाब से जरूरी है। समझ रहे हो? आज चीजें बहुत अलग हैं पहले के जमाने से। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।